इसमें हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये या तो इस तरीके से जुड़ सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में हों तो परिणामी कैसे निकलेगा, और या अगर दोनों विपरीत दिशा में हों तो परिणामी कैसे निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज नियम देखते हैं। ये तुम्हारे पास नहीं है त्रिभुज नियम, तुम्हारे पास चतुर्भुज नियम है, लेकिन त्रिभुज नियम को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये त्रिभुज नियम है, छोटा सा है, मैंने चित्र और वेक्टर्स दोनों जो नियम है उनको चित्र से समझना। ठीक है, कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को निरूपित करेगी, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये सिंपल है। अब इसमें चतुर्भुज नियम, कि यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में हों। ठीक है, तो विपरीत दिशा के लिए क्या है कि यदि दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किया जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला जो विकर्ण है, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, यहाँ से गुजरने वाला जो विकर्ण है वो परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। ठीक है, चित्र बनाता हूँ मैं इसका, कि माना, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना भी है साथ में, कि माना दो सदिशों पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के बीच का जो कोण है वो है थीटा। तो माना पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के बीच कोण थीटा है, इन्हें समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी द्वारा निरूपित किया गया है। इनका परिणामी आर वेक्टर विकर्ण से होकर जाएगा, इनका परिणामी आर वेक्टर विकर्ण ओसी द्वारा निरूपित किया गया है। दोबारा से मैं इस स्टेटमेंट को और इन दोनों को बोल देता हूँ। ठीक है, कि यदि दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं यानी कि बेस वाली भुजाओं के रूप में निरूपित किया जाए तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला जो विकर्ण है वो परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। माना हमारे पास दो वेक्टर पी व क्यू हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, इन्हें समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की दो आसन्न भुजाओं ओ ए तथा ओ बी द्वारा निरूपित किया गया है। इनका परिणामी आर वेक्टर विकर्ण ओसी द्वारा निरूपित किया गया है। चित्र को समझा दिया। अब हमें करना बेसिकली यह है इसमें कि हमें आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है। आर वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए मैं, अच्छा ठीक है, मैं, हाँ, आर वेक्टर का वैल्यू निकालना मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें ओ ए भुजा को आगे बढ़ाकर सी से सी डी लंब डालेंगे। ये 90 डिग्री डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण होगा बराबर, ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल सी ए डी है ये वाला वो बराबर होगा इसके एंगल बी ओ ए के, या बी ओ, हाँ ए ही लिखेंगे, बी ओ ए के, जो कि है थीटा। अब इसमें देखना हमें करना क्या है, ध्यान रखना, आर वेक्टर का वैल्यू निकालूंगा, उसके लिए मेरे को बड़े वाले त्रिभुज से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। ठीक है, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लेकिन उसके लिए मेरे को इसका वैल्यू भी चाहिए, इसका वैल्यू तो पी वेक्टर है लेकिन उसके लिए इसका वैल्यू चाहिए, तब ये आधार बन जाएगा बड़े वाले के लिए। तो इसका वैल्यू निकालूंगा और इसका वैल्यू चाहिए इसका, जो कि बड़े वाले का लंब बनेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का वैल्यू निकालूंगा छोटे वाले उससे। ठीक है, तो ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं पहले छोटे वाले में इसका और इसका वैल्यू निकालूंगा और उनकी मदद से फिर मैं बड़े वाले में आर वेक्टर का वैल्यू निकाल लूंगा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में लूंगा कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू लगाऊंगा, तो
कॉस थीटा बराबर लाल बटा कक्का आधार बटा कर्ण, आधार है मेरा ए डी, कर्ण है मेरा ए सी, और ए डी बराबर ए सी कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा। ए सी का वैल्यू है क्यू, तो हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए डी का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब ए डी का वैल्यू मिल गया तो टोटल ओ डी का वैल्यू भी निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये हो गया मेरा क्यू कॉस थीटा, तो ओ डी क्या हो जाएगा, अतः ओ डी बराबर हो जाएगा मेरा पी प्लस, या इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ओ ए प्लस ए डी। ओ ए मेरा है पी वेक्टर, ए डी हो जाएगा ये क्यू कॉस थीटा, तो ये मेरा ओ डी का वैल्यू निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें साइन थीटा निकाल के इसका वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, इसी के नीचे लिख लेंगे इसको, ये सारा फेयर काम है। ठीक है, इसमें क्या करूँगा, मैं निकालूंगा कर्ण का वैल्यू, तो साइन थीटा पुनः लिखूँगा इसमें मैं, अथवा भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर लाल लंब बटा कर्ण सी डी बटा कर्ण है मेरा ए सी, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा ए सी साइन थीटा, और ए सी का जो वैल्यू है वो है मेरा क्यू, तो हो जाएगा क्यू साइन थीटा बराबर सी डी, या सी डी बराबर क्यू साइन थीटा। तो मेरे पास सी डी का वैल्यू हो गया और ओ डी का वैल्यू हो गया। अब मैं बड़े वाले त्रिभुज में सीधा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा उसमें। समकोण त्रिभुज ओ सी डी में, तो समकोण त्रिभुज ओ सी डी यानी कि इसमें ओ सी डी में क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ओ डी की वैल्यू पी प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो ओ डी का जो वैल्यू था वो था पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी का वैल्यू था क्यू साइन थीटा स्क्वायर। तो फाइनल अब इसको कैलकुलेट करना कुछ है नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी और प्लस ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको एक साथ लिख दूंगा क्योंकि इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 2pq कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो ओ सी था उसी का वैल्यू था आर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और फाइनल आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हमारा परिणाम ही निकल जाएगा। ठीक है, कि आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इसी से हम त्रिभुज नियम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी क्वालिटी रहती है।
तो इससे त्रिभुज कैसे निकलेगा, अगर हमारा एक ही दिशा में, यानी कि कुछ इस तरीके से, और एक स्थिति आएगी ऐसी। अच्छा उसको छोड़ो, इसको रहने देते हैं। नॉर्मली क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूँ इसमें, कि ये हमारा चतुर्भुज नियम था कि हमें अगर किसी दो वेक्टर को चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के रूप में निरूपित करें तो उनके विकर्ण से होकर गुजरने वाला जो परिणामी है, सॉरी जो उनका विकर्ण है वो परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर 90 डिग्री का बनाया, और इसमें से मैंने AD का वैल्यू और AC का वैल्यू निकाला। उनकी मदद से फिर मैंने ये और ये बन गया मेरे बड़े वाले के लिए। अब उनकी मदद से फिर मैंने क्या करा, ये R कैलकुलेट कर लिया, सिंपल ही है। और इसमें कुछ विशिष्ट स्थितियाँ भी आएंगी। ठीक है, इनका अगर परिणामी पूछा हो कि परिणामी कितने डिग्री पे आएगा, यानी कि ये वाला जो कितना डिग्री पे आएगा P से या किसी भी Q से, तो इसको मैं लिखता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा को मेरे को कैलकुलेट करना है तो बड़े वाले त्रिभुज OCD में क्या करूँगा मैं, OCD में 10 लगा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 लगाऊंगा तो 10 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि CD बटा OD, तो CD अपॉन OD, तो ये हो जाएगा Q साइन थीटा था CD का वैल्यू, OD का वैल्यू था ये P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया वैल्यू, नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना। और अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो 10 को उधर भेज दूंगा, तो 10 इनवर्स Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमारा उसके लिए निकल गया कि परिणामी जो है, ये जो परिणामी है ये किसी भी वेक्टर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है उसका मान निकल जाएगा अल्फ़ा का। तो ये हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो हो गया। अच्छा, इसमें विशेष स्थितियाँ आती हैं कभी कभी। अच्छा, ये अगर 10 वाला नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद विशेष स्थितियाँ पूछता है इसकी, हो सकता है पूछ ले, और नहीं भी तो नहीं तो लिख सकते हैं इसमें कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है इनके बीच का कोण 0 डिग्री, यानी कि ठीक है कि ये हो, इसका मतलब क्या है कि एक ही दिशा में आ गया ये। ठीक है, तो खैर अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री तो कॉस 0 का मान 1। ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा रूट P प्लस Q का होल स्क्वायर, यानी कि ये कट जाएगा तो बचेगा P प्लस Q। अभी क्या हो गया, R बराबर P प्लस Q, यानी कि मैंने बोला था ना जब एक ही दिशा में हो तो त्रिभुज नियम लग जाएगा ना, कि एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, तीसरी भुजा के रूप में वो होता है, विपरीत दिशा में होता है ना। तो खैर त्रिभुज का नियम बन गया नहीं, R बराबर P प्लस Q, यानी कि एक ही दिशा में हो तो उस टाइम हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी कि ठीक विपरीत दिशा में हो, ये एक वेक्टर ये ठीक ये है, तो 180 डिग्री में हूँ अगर, तो उस टाइम नॉर्मली हमें पता है हम क्या कर देते हैं, वेक्टर्स को माइनस कर देते हैं। लेकिन कैसे होता है वो, R इज इक्वल्स टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है, -1 यानी कि ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा -2PQ, और -2PQ ये फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा P माइनस Q। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा और कट जाएगा रूट से रूट, तो R इज इक्वल टू P माइनस Q, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एक ही दिशा में होने चाहिए, और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया।